हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज की। आज इसका भाग 26 है। इससे पहले अगर भाग आपने 25 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 50 से 55 क्वेश्चन उत्तराखंड के डेली आपको कंटिन्यू सुबह में मिला करेगी यह टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के आगामी एग्जाम 2 से 4 महीने बाद आपके एग्जाम होने हैं और काफ़ी जल्द आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी को एक बेहतर आयाम मिलेगा इस एमसीक्यूज से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला। एंड दी राइट आंसर हंसा मनराल। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन थी? याद रखना फ्रेंड्स, कौन थी? हंसा मनराल। अब आता है कि इनका संबंध किस खेल से था, तब हमारा आंसर आता है भारोत्तोलन से। द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? हंसा मनराल। और कब सम्मानित किया गया था इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार? 2001 में। और किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन मिल गए? एक ही क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है सीता गुसाई किस खेल से संबंधित हैं? एंड दी राइट आंसर हॉकी। सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अक्सर क्या होता है कि परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है। हमारा आंसर आता है हॉकी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिदत्त कापड़े किस खेल से संबंधित है, तब हमारा आंसर था बास्केटबॉल। और यहाँ पर क्वेश्चन बना भी है, पूछा भी गया है कि सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है। हमारा आंसर आता है हॉकी। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? एंड दी राइट आंसर चमोली। राज्य में ढोल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। और क्वेश्चन आता है कि राज्य का वाद्य यंत्र क्या है, तब हमारा आंसर आता है ढोल। और राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और राज्य का वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया था? याद रखना फ्रेंड्स, 2015 में राज्य का वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया था। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तब हमारा आंसर आता है हरीश रावत। मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत। और किस कमेटी की सिफारिश पर राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया था ढोल को? तब हमारा आंसर आएगा भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। यहाँ हमें कितने क्वेश्चन मिले हैं? 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं एक ही क्वेश्चन से। हम चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत न करके आए परीक्षा में। एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से कवर कर सकें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? एंड दी राइट आंसर सतपाल महाराज। मानव उत्थान समिति के संस्थापक कौन है? सतपाल महाराज। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? याद रखना सतपाल महाराज। अब क्वेश्चन आता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो याद रखना पर्यावरण से। चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चंडी प्रसाद भट्ट का भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है चिपको आंदोलन में। दोनों का संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित है दोनों। अगला क्वेश्चन कहता है बेसर शैली से निर्मित मंदिर पाए जाते हैं। एंड दी राइट आंसर दक्षिण पाथ में। बेसर शैली से निर्मित जो मंदिर पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? याद रखना फ्रेंड्स, दक्षिण पाथ शैली में पाए जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं शैलियों से कि यह मंदिर किस शैली में स्थित है। जैसे कि आता है जागेश्वर धाम किस शैली में है? केदारनाथ शैली में स्थित है। जागेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तब हमारा आंसर आएगा अल्मोड़ा में। और कितने मंदिरों का समूह है? तब हमारा आंसर आएगा 124। और किन नदियों पर स्थित है? जटा गंगा के नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? महामृत्युंजय मंदिर जागेश्वर में, अल्मोड़ा में। और सबसे बड़ा दिन देशवारा मंदिर और किन पर्वतों के बीच स्थित है? जागेश्वर धाम, दारू व टंकर। यहाँ पर हमें कितने क्वेश्चन मिले? कम से कम 8 क्वेश्चन मिले हैं आपको। किससे? जागेश्वर धाम से। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था? एंड द राइट आंसर ए व सी। प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था? तब हमारा आंसर आता है सुदामा प्रसाद प्रेमी प्रेमलाल भट्ट। अब हमें यहाँ से कितने 2 क्वेश्चन मिलते हैं? देखो यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेम वल्लभ भट्ट को। अब क्वेश्चन आए कि अगर परीक्षा में आता है कि सुदामा प्रसाद प्रेमी प्रेम वल्लभ भट्ट को
साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तब हमारा आंसर आएगा 2010 में। यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कहता है वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। एंड दी राइट आंसर मसूरी। वुड स्टॉक स्कूल कहाँ पर स्थित है, याद रखना मसूरी में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है मसूरी, मसूरी की स्थापना किसने करी थी, तब हमारा आंसर आएगा कैप्टन यंग ने। कब करी थी, 1824 में। कहीं कहीं आपको डेट यह मिलेगी 1825, और स्थापना किसने करी थी, कैप्टन यंग ने, याद रखना फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि मसूरी, मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा था, वहाँ पर एक वानस्पतिक पौधे के कारण मसूरी का नाम मसूरी पड़ा था। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन आता है कि मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, तब हमारा आंसर आएगा 1842 में। कितने क्वेश्चन मिले यहाँ पर मसूरी से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिले हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि एक क्वेश्चन से ही काफ़ी आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएं, ताकि परीक्षा में उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो वह गलत ना हो सके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कहता है अंगाली मठ कहाँ स्थित है। एंड द राइट आंसर टिहरी। अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है, टिहरी में स्थित है अंगाली मठ। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है, टिहरी में। अक्सर आपने देखा होगा कि हम आपसे हर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन के बाद आपसे कहते हैं कि यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अक्सर क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन इतने रिपीटेड होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, कि बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाता है कि इधर उधर से घुमा घुमा कर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है, तब हमारा आंसर आएगा टिहरी में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा। एंड द राइट आंसर उपयुक्त सभी। मुकुंदी लाल ने कौन किन पुस्तकों को लिखा था यहाँ पर, तब हमारा आंसर आता है सम नोटिस ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। यह तीनों रचनाएं किसकी हैं, तब हमारा आंसर आता है मुकुंदी लाल की यह रचनाएं हैं। अब मुकुंदी लाल से बारे में बात करते हैं हम। मुकुंदी लाल का जन्म कब हुआ था, याद रखना फ्रेंड्स 1885 में। कहाँ पर हुआ था, पाटली गांव। और पाटली गांव कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल ने कब लिखी थी, तब हमारा आंसर आएगा 1969 में। और काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं मुकुंदी लाल से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल विस्वार का उपयोग कर हाथ की अंगुलियों से चित्रांकित लोक चित्रों को क्या कहते हैं। एंड द राइट आंसर एपड़। उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल विस्वार का उपयोग कर हाथ की अंगुलियों से चित्रांकित जो लोक चित्र बनते हैं उन्हें हम किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या कहते हैं, तब हमारा आंसर आता है एपड़। और एपड़ से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में, जैसा कि आप जानते हैं एपड़ चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। एपड़ का संबंध चित्रकला से होता है। और जैसे कि दीपावली, होली और कुछ त्योहारों पर जैसे कि यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं घर के आंगन में, जैसे अल्पना बनाई जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बना है, पूछा भी गया है कि उत्तराखंड में चावलों के महीन घोल विस्वार का उपयोग कर हाथ के अंगुलियों से चित्रांकित लोक चित्र को क्या कहते हैं, एपड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को क्या कहते हैं। एंड दी राइट आंसर सहयोग। उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को क्या कहते हैं, सहयोग कहते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया था एपड़ क्या है, चित्रकला है। और यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि सहयोग क्या है उत्तराखंड में, तो याद रखना फ्रेंड्स लोक चित्रकला है। क्वेश्चन किसी भी तरह से परीक्षा में बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को किस नाम से जाना जाता है, सहयोग के नाम से। और क्वेश्चन है कि सहयोग है उत्तराखंड में, तब हमारा आंसर आएगा लोक चित्रकला। अगला क्वेश्चन कहता है चित्रकला शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला शैली है। एंड द राइट आंसर गढ़वाल चित्र शैली। चित्रकला शैलियों में कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला शैली है, तब हमारा आंसर आता है गढ़वाल चित्रकला शैली। याद रखना फ्रेंड्स, तब हमारा आंसर क्या आता है, गढ़वाल चित्रकला शैली। और गढ़वाल चित्रकला शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर आपने देखा होगा कि गढ़वाल चित्रकला शैली से उत्तराखंड में क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। और यहाँ पर कौन सी चित्रकला शैली है उत्तराखंड की, तो याद रखना गढ़वाल चित्रकला शैली। और प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए थे गढ़वाल चित्रकला शैली में, तब हमारा आंसर आएगा मोलाराम। अब मोलाराम से बारे
बारे में बात करते हैं हम कि मौला राम का जन्म कब हुआ था। याद रखना 1743 में। कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। मौला राम के ऊपर हमने एक वीडियो दिया उत्तराखंड व्यक्ति में। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है? एंड दी राइट आंसर जोशीमठ। नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तब हमारा आंसर आता है जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है जोशीमठ। अब क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि नृत्य करते गणेश की जो मूर्ति मिली है गणपति की जोशीमठ से मिली और कितने भुजाओं से युक्त है यह मूर्ति? तब हमारा आंसर आएगा 8 भुजाओं से युक्त है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, उससे कोई भी क्वेश्चन जुड़ता है तो आप उससे ज़रूर से ज़रूर याद करने की कोशिश करा करें। अगला क्वेश्चन कहता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन हैं? एंड दी राइट आंसर राहुल सांकृत्यानन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यानन। अब क्वेश्चन आया कि राहुल सांकृत्यानन का जन्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राहुल सांकृत्यानन के मूल नाम क्या था? तब हमारा आंसर आता है केदारनाथ पांडे। अक्सर हम आपको एक क्वेश्चन से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन बताते हैं ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है तो वह गलत ना हो सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यानन। उनका मूल नाम पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, तो याद रखना क्या है? केदारनाथ पांडे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा जाएगा या जोड़ा गया है? एंड दी राइट आंसर लोहाघाट से त्यूनी। हिमालयन राजमार्ग परियोजना से कहाँ तक जुड़ी है? तब हमारा आंसर आता है लोहाघाट से त्यूनी। और इसकी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में की गई थी। यह क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि हिमालयन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। और कहाँ से कहाँ तक जोड़ी गई है? लोहाघाट से त्यूनी। याद रखना फ्रेंड्स लोहाघाट चंपावत में और त्यूनी कहाँ पर हमारा पड़ता है? देहरादून। और कुछ क्षेत्र इसका आता है उत्तरकाशी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अंगुलियों से कागज दरवाजे चौराहों पर चित्रित चित्रकला क्या कहलाती है? एंड द राइट आंसर प्रकीर्ण। अंगुलियों से कागज दरवाजे चौराहों पर चित्रित चित्रकला क्या कहलाती है? याद रखना प्रकीर्ण। अगर क्वेश्चन आएगी प्रकीर्ण उत्तराखंड में क्या है? तब हमारा आंसर आएगा चित्रकला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? एंड द राइट आंसर गणेश। पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तब हमारे आंसर आते हैं गणेश जी की मूर्ति मिली है। अब काशीपुर से बात करते हैं हम। काशीपुर कहाँ पर स्थित है? काशीपुर किस जिले में स्थित है? तब हमारा आंसर आता है उधम सिंह नगर में। और काशीपुर की स्थापना पूछी गई थी एक बार प्रीवियस एग्जाम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1639 में। और किसने की थी? काशीनाथ ने की थी। और क्वेश्चन आता है कि काशीपुर किस नदी पर स्थित है? तब हमारा आंसर आएगा ढेला नदी पर स्थित है। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए। हम आपको एक क्वेश्चन से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से मिली थी? एंड द राइट आंसर तारा। बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से मिली थी? तब हमारा आंसर आता है तारा। याद रखना फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या है? तारा। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन यह आगे भी बन सकता है कि बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति मिली थी? आंसर हमारा आता है तारा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? एंड दी राइट आंसर बोक्सा। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? याद रखना फ्रेंड्स बोक्सा जनजाति। अब क्वेश्चन आए कि बोक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तब हमारा आंसर आता है उधम सिंह नगर में। बोक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? उधम सिंह नगर में निवास करती है बोक्सा जनजाति। और थारू सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? उधम सिंह नगर में। राजी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। भोटिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। अब हमारी एक जनजाति कौन सी बची है? भी जौनसारी। जौनसारी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तब हमारा आंसर आएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन कहता है मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण क्या कहलाता है?
एंड दी राइट आंसर डिकारे। मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण क्या कहलाता है? डिकारे कहलाता है। अक्सर अगर क्वेश्चन आए परीक्षा में कि मिट्टी से रंग बिरंगी मूर्तियों को किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर क्या आएगा? इसे डिकारे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण क्या कहलाता है, तब हमारा आंसर आता है डिकारे। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी निम्न में से कौन सी शैली उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो निम्न में से कौन सी उत्तराखंड शैली नहीं पाई जाती है? तब हमारा आंसर आता है चारबाग मंदिर शैली। उत्तराखंड में किस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं? तो हमारे उत्तराखंड में नागर शैली के मंदिर भी पाए जाते हैं, कत्यूरी शिखर वाले भी पाए जाते हैं, चपटी छत वाले भी मंदिर पाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में चार बाग, याद रखना, उत्तराखंड में चार बाग वाले मंदिर नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा एंड दी राइट आंसर जो बनता है चार बाग मंदिर वाला ऑप्शन का हमारा आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? एंड दी राइट आंसर रेमजे। कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? तब हमारा आंसर आता है रेमजे को। और रेमजे उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक कमिश्नर रहने वाले कमिश्नर थे। और रेमजे से क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में किसने विकसित किया था? तब हमारा आंसर बना था रेमजे। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में किसने विकसित किया था? रेमजे ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन कहता है बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? एंड द राइट आंसर बार बूंद। बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? हमारा आंसर आता है बार बूंद कहलाता है। और अक्सर हमारे चित्रकला से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? बार बूंद कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियाँ क्या कहलाती हैं? एंड दी राइट आंसर डिकारा। देवी देवताओं की, याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियाँ क्या कहलाती हैं? डिकारा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिकारा। और मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। और आप जानते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। और मिट्टी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के अध्ययन को, याद रखना, किस नाम से जाना जाता है? पेडोलॉजी से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? एंड द राइट आंसर प्रयागदत्त पंत। उत्तराखंड में धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? प्रयागदत्त पंत को जाता है। और प्रयागदत्त का जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म किस जिले में हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था। याद रखना फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? प्रयागदत्त पंत को। यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब आप समझना कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत जो किसने की थी? तो प्रयागदत्त पंत ने की थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन कहता है रिंगाल मुख्यतः एक प्रकार का क्या है? एंड द राइट आंसर एक हस्तशिल्प। रिंगाल क्या है? एक हस्तशिल्प है। याद रखना फ्रेंड्स, क्या है रिंगाल? एक हस्तशिल्प। अब क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि रिंगाल क्या है? तो रिंगाल क्या है? घास। रिंगाल, यह भी याद रखना कि आप रिंगाल क्या है? घास। और इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो बनता है एक हस्तशिल्प। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सिंगल क्या है? एंड द राइट आंसर पकवान। उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल क्या है, सिंगल क्या है उत्तराखंड में, तब हमारा आंसर आएगा पकवान। और सिंगल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कुमाऊं में। याद रखना फ्रेंड्स, सिंगल का प्रयोग, जो पकवान का प्रयोग किया जाता है, यह बनता है कहाँ पर? कुमाऊं में बनता है, कुमाऊं मंडल में। और क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर परीक्षा में बन जाते हैं उत्तराखंड में कि सिंगल क्या है? पकवान है। और घुघुतिया से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं परीक्षा में, और आगे भी पूछा जा सकता है कि घुघुतिया से। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल क्या है? सिंगल पकवान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है? एंड द राइट आंसर बागेश्वर।
कौन सा मंदिर गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है? तब हमारा आंसर आता है बागेश्वर। बागेश्वर नदियों के संगम पर स्थित है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर का जिला कब बना था? 1997 में बागेश्वर जिला बना था। अब क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं की पहली ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर को पूछा जाएगा तो वह कौन सी आती है? बैजनाथ। और किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। और बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोमती और सरयू नदियों के संगम पर स्थित है। बागेश्वर जिला कब बना? 1997 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एंड द राइट आंसर ए बी दोनों। तो पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ढिकोली से। ढिकोली हमारा कहाँ पर पड़ता है? नैनीताल में। और दूसरी कहाँ से प्राप्त हुई है? द्वारहाट। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है? ए और बी। ऑप्शन हमारा सी आता है हमारा आंसर सही। और द्वारहाट कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। ढिकोली नैनीताल में स्थित है। अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में कि द्वारहाट कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। क्वेश्चन एक बार बना था कि उत्तराखंड में लाखा मंडल कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और क्वेश्चन पूछा गया था एक बार उत्तराखंड में कि ओखलकांडा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ओखलकांडा कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। एंड द राइट आंसर लाखा मंडल। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लाखा मंडल से शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। और लाखा मंडल कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स कि कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और क्वेश्चन आता है कि लाखा मंडल किन नदियों पर स्थित है? तब हमारा आंसर आएगा यमुना और रिखवाड़ नदियों के संगम पर स्थित है लाखा मंडल। कहाँ पर स्थित? देहरादून। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है? लाखा मंडल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एंड द राइट आंसर कालसी। राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालसी में। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालसी से। कालसी कहाँ पर स्थित है? याद रखना कि कालसी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है कालसी। कालसी कहाँ पर स्थित? देहरादून में। किन नदियों के बीच स्थित है कालसी? यमुना व टोंस नदियों के संगम पर स्थित है कालसी। और कालसी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और कालसी से किसका शिलालेख मिलता है? अशोक का। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है? एंड दी राइट आंसर ये सभी। राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है? तो हमें देवालय के रूप में भी मिलता है, राजा प्रसाद के रूप में भी मिलता है और नोले के रूप में भी मिलता है। अगर क्वेश्चन अधिकतर नोलों से पूछा जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा नोले कहाँ पर मिलते हैं? अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा नोले देखने को मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन कहता है टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? एंड दी राइट आंसर कमलेंदुमती साहब। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? कमलेंदुमती शाह ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी टिहरी बांध के विरोध में। अब क्वेश्चन आता है कि टिहरी बांध, हमने आपको टिहरी बांध से पूरा टॉपिक समझा दिया था एक ही क्वेश्चन से। और टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? 1978 में। और सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? कमलेंदुमती शाह ने आवाज़ उठाई थी। उच्चतम न्यायालय में याचिका किसने दायर की थी? तो वीरेंद्र सकलानी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी टिहरी बांध विरोधी समिति की ओर से। और कब दायर की थी? 1991 में। और सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं उसके बाद टिहरी बांध से जुड़े रहते हैं, वह भी धरना देकर बैठे रहते हैं। और कब तक धरना देते हैं? कितने दिनों तक? 76 दिनों तक। याद रखना फ्रेंड्स कि 76 दिनों तक सुंदरलाल बहुगुणा धरना देकर टिहरी बांध के कार्य को रोके रखते हैं 76 दिन तक। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। टिहरी बांध से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में बने हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है? एंड दी राइट आंसर अस्कोटी। तो किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है? अस्कोटी पर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि गोरखाली का संबंध किससे है? तो हमारा नेपाली से ही आता है। और गोरखों ने उत्तराखंड पर जो आक्रमण किया था कब? सबसे पहले 1790 में किया था। और कहाँ पर किया था? अल्मोड़ा में। और कहाँ पर किया था? याद रखना फ्रेंड्स सबसे पहले गोरखों ने आक्रमण अल्मोड़ा में किया था। और अल्मोड़ा के कहाँ पर? हैवाल बाग में। और कब किया था? 1790 में। जब 1790 में आक्रमण किया था उस समय कुमाऊं का शासक या कुमाऊं में कौन सा वंश था? चंद्रवंश। और चंद्रवंश का शासक कौन था? महेंद्र चंद था। कौन यह था फ्रेंड्स? याद रखना महेंद्र चंद। और चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन कहता है किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है?
एंड द राइट आंसर जोहारी। तो किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? जोहारी भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। और जोहारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? बोली तो पिथौरागढ़ में पाई जाती है। यह भाषा और किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तब हमारा आंसर आता है जोहारी पर। अगला क्वेश्चन कहता है रुद्रावत या पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम है? एंड दी राइट आंसर रुद्रप्रयाग। रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम है? रुद्रप्रयाग के। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि पुनाड़ पुनाड़ के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तब हमारा आंसर आता है रुद्रप्रयाग। और रुद्रावत के नाम से पूछकर क्वेश्चन आएगा तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग जिला कब बना था? 1997 में जिला बना था रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? एंड दी राइट आंसर नेपाली। पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? याद रखना फ्रेंड्स, पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? नेपाली। अक्सर भाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, और क्वेश्चन बना भी था एक बार कि दानपुरिया नागपुरिया कुछ बोली जो है उत्तराखंड की, उनके बारे में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? हमारा आंसर आता है नेपाली। अगला क्वेश्चन कहता है किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? एंड दी राइट आंसर नेपाली। किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से जाना जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, नेपाली या नेपाल के नाम से, नेपाली के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि नेपाल का प्राचीन नाम क्या था? तो नेपाल का प्राचीन नाम क्या था? हुमला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाल की संसद का नाम क्या है? तब हमारा आंसर आएगा नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। याद रखना फ्रेंड्स, नेपाल का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तब हमारा आंसर आएगा हुमला, और संसद का नाम पूछा जाएगा तब हमारा आंसर आएगा राष्ट्रीय पंचायत। अगला क्वेश्चन कहता है मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। एंड द राइट आंसर गढ़वाली व कुमाऊनी। तो मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? गढ़वाली व कुमाऊनी है। तो अक्सर मैंने जैसे कि हमने अब आपको बताया था कि बोलियों से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? गढ़वाली व कुमाऊनी। अगला क्वेश्चन कहता है भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली कौन सी है? एंड द राइट आंसर जौनसारी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली कौन सी है? हमारा आंसर आता है जौनसारी। याद रखना फ्रेंड्स, कौन सा? हमारा आंसर आएगा जौनसारी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली कौन सी है? जौनसारी। अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? एंड दी राइट आंसर त्रिशु। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तब हमारा आंसर आएगा त्रिशु हमारा आंसर आएगा। याद रखना फ्रेंड, त्रिशु। अगला क्वेश्चन कहता है नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? एंड दी राइट आंसर देवनागरी। नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा आंसर आता है देवनागरी। और हमारे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में, लिपि से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तब हमारा आंसर आएगा रोमन, और नेपाली आएगा तब हमारा आंसर आता है देवनागरी। अगला क्वेश्चन कहता है नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं? एंड दी राइट आंसर ब्रज। नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं? तो ब्रज में पाई जाती हैं। और नेपाली से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में और पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, और हो सकता है कि आगे भी पूछे जाएं। अगला क्वेश्चन कहता है भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? एंड दी राइट आंसर मारछा। भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? तो हमारा आंसर आता है मारछा। और क्वेश्चन बनते हैं भोटिया जनजाति से, और भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में निवास करती है भोटिया जनजाति। और प्राचीन समय में 1962 तक ये किससे व्यापार करती थी? तिब्बत से व्यापार करती थी। याद रखना फ्रेंड्स। और भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? मारछा भाषा।
अगला क्वेश्चन कहता है किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती तथा कोई लिंग भेद नहीं होता है। एंड द राइट आंसर डी, किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती तथा कोई भी लिंग भेद नहीं होता, तब हमारा आंसर आता है डी, आता है हमारा आंसर डी। अगला क्वेश्चन कहता है थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के तत्व नहीं पाए जाते। एंड दी राइट आंसर अवधि, थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो अवधि में नहीं पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की जो पश्चिमी हिंदी की किस बोली में कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं, तब हमारा आंसर आता है अवधि। अगला क्वेश्चन कहता है बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा। एंड दी राइट आंसर अमीर हसन, बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा था, हमारा आंसर आता है अमीर हसन। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा था, हमारा आंसर आता है अमीर हसन ने। तो बुक्सा सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है, उधमसिंह नगर में। बुक्सा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, उधमसिंह नगर में। और इसे ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी की संज्ञा किसने दी थी, अमीर हसन ने। इसलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा गया है। एंड द राइट आंसर 4, ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना फ्रेंड्स, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। और बोलियों से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कहता है यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर की जाती है। एंड द राइट आंसर खरसाली, यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर की जाती है, खरसाली में। और यमुनोत्री धाम कहाँ पर स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स, उत्तरकाशी में स्थित है। और शीतकाल में पूजा कहाँ पर की जाती है, सर्दियों में, तब हमारा आंसर आता है खरसाली। अगला क्वेश्चन कहता है सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते थे। एंड द राइट आंसर सूर्य, सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते थे, तब हमारा आंसर आता है सूर्य की उपासना करते थे। याद रखना फ्रेंड्स, किसकी उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे। तो फ्रेंड जैसा हमने बताया था आपको कि यह टेस्ट सीरीज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान MCQs की डेली आपको सुबह में मिला करेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।